दोस्तों, संभव क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से आप लोगों के लिए जीके एवं जीएस का एक शानदार सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो सभी प्रकार के गवर्नमेंट परीक्षाओं में रामबाण साबित होने वाला है। इस सीरीज से दोस्तों 90% प्रश्न आपके परीक्षा में सीधे सीधे ही पूछे जाएंगे, तो आप लोग पेन एवं नोटबुक लेकर तैयार हो जाए। आज का टॉपिक होगा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित तथ्य। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो सभी तथ्यों को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद जो सब भी घटनाएं घटित हुई है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनने वाले हैं, वे सभी प्रश्नों को इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं, इंक्लूड करने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा किया गया था? ये A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई में किया गया था। कहाँ हुआ था इसके? मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब किया गया था ये? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न है, बंगभंग आंदोलन। बंगभंग आंदोलन कहिए या स्वदेशी आंदोलन कहिए, या आप इसे बंगाल विभाजन भी बोल सकते हैं। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन आपका 1905 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों बंगाल विभाजन? 1905 ईस्वी। इसका परफेक्ट डेट अगर देखिएगा तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगभंग आंदोलन की घोषणा हुई थी। किसके टाइम में हुआ था घोषणा? वायसराय करजन। यानी कि अगर पूछा जा सकता है दोस्तों कि बंगभंग आंदोलन के समय बंगाल का वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड करजन थे। ठीक है। विभाजन को जो है 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन को पूरे बंगाल में लागू कर दिया गया था। और घोषणा कब हुई थी? घोषणा हुआ था 19 जुलाई को। और लागू कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल विभाजन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो इसके प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता बंगाल विभाजन के थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी जो हैं ये बंगाल विभाजन के प्रमुख नेता थे। और कृष्ण कुमार मिश्र, ये दोनों नरमपंथी के नेता थे। कृष्ण कुमार मिश्र एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये दोनों किस दल के नेता थे? तो ये नरमपंथी के थे और बंगाल विभाजन में इनका प्रमुख भूमिका रहा है। चलते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो आपको क्वेश्चन का आंसर दिख रहा होगा, 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। परफेक्ट डेट जानेंगे इसका। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को आगा खान, कौन थे? आगा खान। उसके बाद ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न पर। तो कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? 1907 को कांग्रेस का विभाजन कहिए, बंटवारा कहिए। ये सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस विभाजन हुआ था। दो गुटों में, दो दलों में बट गया था। इसका प्रमुख कारण था नरमपंथी के लोग थे उनमें और गरमपंथी के जो लोग थे उनमें, उन दोनों में विभेद हो गया था। अंतर आ गया था दोनों में। नरमपंथी के लोग जो है रास बिहारी बोस जी को अपना प्रमुख नेता चुन रहे थे, जबकि गरम दल के लोग जो है बाल गंगाधर तिलक जी को अपना प्रमुख नेता चुन रहे थे। नरम दल के लोगों का कहना था कि हिंसा करके जो है आज़ादी नहीं मिलेगी, और गरम दलों का कहना था क्या? हमें आज़ादी हर हाल में चाहिए, चाहे वो जैसे मिले। ये चौथा प्रश्न हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्नों पे। तो पांचवा प्रश्न है, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो होम रूल जो है
1916 ईस्वी को होम रूल आंदोलन हुआ था, और होम रूल आंदोलन को शुरू किसने किया था? एनी बेसेंट जी थे और बाल गंगाधर तिलक जी थे। ये दोनों ने क्या किया था? होम रूल आंदोलन शुरू किए थे। होम रूल आंदोलन जो है, ये ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट जी का जो नेतृत्व था होम रूल आंदोलन का, वो पूरे देश में चला था, जबकि बाल गंगाधर तिलक जी का बाल गंगाधर तिलक जी का कर रहे थे होम रूल आंदोलन की। तो होम रूल आंदोलन कब शुरू किया गया था? होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी। एक तो बाल गंगाधर तिलक जी का कब हुआ था? अप्रैल 1916 में, ठीक ना। अप्रैल 1916 को जो है बाल गंगाधर तिलक जी का होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ पे? बेलगांव में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था याद रखिएगा, बेलगांव में जो है आपका बाल गंगाधर तिलक जी का होम रूल शुरू किया गया था। और एनी बेसेंट जो है सितंबर 1916 में, एनी बेसेंट कब? सितंबर 1916 में जो है 1916 में जो है एनी बेसेंट जी का होम रूल चला था। ये कहाँ चला था? मद्रास में शुरू हुआ था ये होम रूल आंदोलन। उनका भारत में स्वशासन प्राप्त करने का जो है उद्देश्य दोनों का सामान्य था। तिलक का होम रूल कह लीजिएगा तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कहाँ हुआ था तिलक जी का? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उनके बाद एक और जगह था बरार, ठीक ना, बरार। ये 4 जगह पर जो है तिलक जी का होम रूल चला था। बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में किनका चला हुआ था? बाल गंगाधर तिलक जी का। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। छठा प्रश्न को देखिएगा आप। पैक्ट, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो आप देख रहे होंगे कि लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी में हुआ था। तो लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता से रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट है वो जानेंगे। देखिए, भारतीय राजनीति की बात करें तो एक जिन्ना थे, जिन्ना 1916 में जो है कांग्रेस के एक नेता के रूप में इनका उदय हुआ था, कह लीजिएगा। हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ में समझौता करवाया था। मतलब कि लखनऊ समझौता कौन करवाया था? ये जिन्ना करवाए थे, हिंदू और मुस्लिम को एक साथ करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, 7वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 7वां प्रश्न है मोंटेग्यू घोषणा क्या है या कब हुई थी? मोंटेग्यू घोषणा देखिएगा 20 अगस्त 1917 को मोंटेग्यू घोषणा हुई थी। और ये जो है मोंटेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने क्या नाम दिया था? भारत के मैग्ना कार्टा जो है पूछा जाएगा कई सारे एग्जामों में आपको कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मोंटेग्यू घोषणा को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये भारत के सचिव थे लॉर्ड माउंटेग्यू, नाम में ही देखिए लगा हुआ है, ये सचिव थे। इनके द्वारा जो है 20 अगस्त 1917 को जो है ब्रिटेन के कॉमन सभा में, ब्रिटेन का जो कॉमन सभा था, ब्रिटेन के कॉमन सभा में इस मोंटेग्यू घोषणा को पढ़ा गया था। और इसमें इस प्रस्ताव में जो है भारत में जो प्रशासन की कई सारे शाखाएं हैं, उनमें भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही गई थी। क्या बोला गया था कि जो भारतीय हैं उनको अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व करने को दिया जाए। इसीलिए उदारवादियों ने इन्हें मैग्ना कार्टा की संज्ञा दे दी। चलते हैं हम लोग 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट आया था। तो ध्यान रखेंगे, रॉलेट एक्ट ये थे ब्रिटिश सरकार के अध्यक्ष सिडनी
रॉलेक्ट, सिडनी रॉलेक्ट की अध्यक्षता में कह सकते हैं रॉलेक्ट एक्ट कानून को बनाया गया था। रॉलेक्ट एक्ट को क्या बोलते थे? काला कानून। पूछा जा सकता है कि काला कानून किसे कहते हैं, तो रॉलेक्ट एक्ट कानून को ही काला कानून कहा गया है। काला कानून क्यों कहा गया है? क्योंकि इसको ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए यह नियम को बनाया गया था, एक्ट को लाया था। वह किसी भी भारतीय लोगों को ये एक्ट ये देती थी कि कोई भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए अदालत और उसको जेल में भेज सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील। मतलब कि न तो आपकी दलील सुनी जाएगी, न आपकी कोई वकील काम करेगा, और ना ही आपकी कोई अपील चलेगी। तो ये रॉलेक्ट एक्ट था, इसी को काला कानून उदारवादियों का लीजिए भारतीयों ने बोला था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको सबको पता होगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये रॉलेक्ट एक्ट, जो रॉलेक्ट एक्ट अभी देखे थे 19 मार्च 1919 ईस्वी को आया था, इसी का विरोध करने के लिए एक सभा बुलाई गई थी। सभा था और इसमें सभा का जो नेतृत्व कर रहा था डॉक्टर किचलू थे, एक सतपाल जी थे। ये दोनों क्या कर रहे थे? जलियांवाला बाग सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी में एक पागल कह सकते हैं, पागल जनरल डायर नामक अंग्रेज ऑफिसर, जनरल डायर, ठीक ना, जनरल डायर, ये क्या किए? उस सभा में एक अंग्रेजी ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दिया, जिसमें कि कहा जाता है कि 400 से अधिक, डेटा देखिए दोस्तों, अलग अलग बुकों में अलग अलग देखने के लिए मिलेगा, 400 से अधिक लोग मारे गए, जबकि 2000 से ज़्यादा लोग क्या हो गए? घायल हो गए। जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची अभी भी है। कितनी सूची है? 388। ये आपका गवर्नमेंट की जो लेखा जोखा है उसके अकॉर्डिंग जो है 388 लोग जलियांवाला बाग में मारे गए थे, लेकिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में मारे गए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन जो है 1919 ईस्वी में कह सकते हैं शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी, आपका 1919 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसका मुख्य कारण क्या था कि देखिए, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों का समय जो है एक ही है। ये दोनों का समय कब का है? 1919 से और 1922 ईस्वी तक चला था। अंग्रेजों के खिलाफ यह आंदोलन चला गया था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में। इसमें इस युद्ध में जो है क्या हुआ था कि भारतीयों को उनकी बिना सलाह लिए ही युद्ध में धकेल दिया गया था। इसीलिए भारत के जो नेता थे वे इनका विरोध करने के लिए असहयोग और खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। आगे चलते हैं हम लोग। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित। तो हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी ये कब हुआ था? 18 मई 1920 ईस्वी में। 18 मई 1920 ईस्वी में हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। यह रिपोर्ट जो कह सकते हैं ये 13 अप्रैल 1919 को जो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पे ही ये रिपोर्ट आई थी। वहाँ जो दुर्घटना हुई थी उसके लिए एक जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था, और जनरल डायर के आदेश पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्गों, कई सारे लोगों की मौत हुई थी। ये चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हंटर आयोग के जो है, हंटर आयोग के जो सदस्य थे वे कौन कौन थे? तो पहला अध्यक्ष थे लॉर्ड विलियम हंटर,
और भारतीय को जान लीजिएगा, इसमें भारतीय कौन थे, तो सर चिमनलाल शीतलवाड़ जी थे, पंडित जगन नारायण जी थे और सरदार सुल्तान अहमद खान जी थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। तो ध्यान दीजिएगा, इसका परिचय जानेंगे। यह अधिवेशन ऐसे समय में आयोजित किया गया था जब 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम जो है कब शुरू हुआ था? 1920 में ये शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में आयोजित अपने नागपुर सत्र में असहयोग आंदोलन को मजबूत करने का प्रयास किया था। बस इसका काम क्या था? 1920 में जो असहयोग आंदोलन चलाए गए थे उन पर काफी जोर दिया गया कि इस आंदोलन को कैसे सफल बनाना है। चलिए, क्लियर हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो चर्चा हम लोग कर चुके हैं असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात करेंगे तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ये प्रथम आंदोलन था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी की देखरेख में चलाया जाने वाला एक प्रथम आंदोलन कह सकते हैं। प्रथम आंदोलन था ये। कौन सा? असहयोग आंदोलन। किनके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। महात्मा गांधी जी को लग रहा था कि हमारा देश आजाद हो जाएगा असहयोग आंदोलन से। और इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। असहयोग आंदोलन में इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसान और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला था। अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन था। ये क्या था? असहयोग आंदोलन। तो सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड के बारे में जानेंगे। ये चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा जिला कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्य उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? गोरखपुर। ठीक है, ये दोनों चीजों को याद रखिए। गोरखपुर, ठीक है, में क्या हुआ था? जो असहयोग आंदोलन में सम्मिलित लोग थे वह चौरी चौरा नामक गांव में से जा रहा था। तो जाने के कारण क्या हुआ? पुलिस जो है, वहां की पुलिस उन लोगों को रोक दिया, मतलब आंदोलन करने से रोका, जिनके कारण आंदोलनकारियों का जो भीड़ है वो पूरे पुलिस पर टूट पड़े और एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों को जो है थाने के अंदर आग में जलाकर मार दिया गया। चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पे। स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? पहले कब हुआ था ये जान लेते हैं। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इनके द्वारा किया गया था स्वराज पार्टी की स्थापना। चितरंजन दास और कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ये दोनों स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। पार्टी के 2 महत्वपूर्ण नेता CR दास और मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ही थे, जिसमें जो है चितरंजन दास जी अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव। चितरंजन दास जी क्या थे? ये अध्यक्ष थे। पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास जी थे। और सचिव कौन थे? तो ये मोतीलाल नेहरू जी थे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की शुरुआत कब हुई थी? अक्टूबर 1924 में। स्थापना अक्टूबर 1924 में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी थे
और आपका योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्रनाथ सान्याल ये आदि ने जो है कानपुर में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की शुरुआत किया था। कहाँ किया था शुरुआत? कानपुर में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 में। 8 नवंबर 1927 में जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। और साइमन कमीशन का जो भारत आगमन हुआ था कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। आगे देखिए यहाँ पे आगे प्रश्न दिया गया भी है, साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आए थे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग ध्यान पूर्वक इसको नोट करते जाइए, अपने नोटबुक में नोट करते जाइए, क्योंकि ये हर एक परीक्षाओं में जो भी भारत सरकार के एग्जाम होंगे, गवर्नमेंट एग्जाम होंगे, उन सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे हम लोग, नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो ध्यान से देखेंगे, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रकाशित किया गया था। ये नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया रिपोर्ट था, जो कब आया था? अगस्त में। ठीक है, 1928 में, अगस्त 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट आए हुए थे। ठीक है, इसमें इंपोर्टेंट फैक्ट जानेंगे तो 1928 में अपने दावे के अनुसार एक संवैधानिक दस्तावेज था। ये एक प्रकार से नेहरू जी द्वारा तैयार किया गया क्या था? संविधान था, संवैधानिक दस्तावेज था। इसे एक विधिक प्रारूप में प्रारूपित किया गया था, जिसमें कि 22 अध्याय और 87 अनुच्छेद थे। इसमें कितने थे? 22 अध्याय थे और 87 अनुच्छेद आर्टिकल था नेहरू रिपोर्ट में। चलते हैं आगे, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ये अक्टूबर 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। बारदोली सत्याग्रह से इंपोर्टेंट फैक्ट जानेंगे। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था। बारदोली सत्याग्रह क्या था? एक किसान आंदोलन था, याद रखिएगा। बारदोली सत्याग्रह क्या था? एक किसान आंदोलन था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। इसकी प्रमुख आंदोलन था किसानों का। इसके नेता कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह शुरू किया गया था। ये उस समय प्रांतीय सरकार हुआ क्या था? उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में जो है 22% तक वृद्धि कर दिया था। कितने प्रतिशत? 22% वृद्धि को बढ़ा दिया था लगान में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। सरकार ने सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए जो है कठोर कदम भी उठाए, परंतु विवश होकर उसे किसानों की मांग को मानना पड़ा। आगे चलते हैं, लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस जो है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हुआ था। अब लाहौर षड्यंत्र केस से इंपोर्टेंट फैक्ट क्या होगा? देखिए, जब 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था तो जगह जगह इसका विरोध हुआ, गो बैक साइमन के नारे लगे। और 1928 को जब साइमन लाहौर पहुंचा तो उनके विरोध के दौरान लाला लाजपत राय घायल हो गए। लाला लाजपत राय क्या हो गए? घायल हो गए और उन पर लाठी चला। लाठी चलने के कारण वे क्या हो गए? उनकी शहादत कह सकते हैं, मृत्यु हो गई, जिनके कारण क्रांतिकारियों का खून खौल उठा और उन्होंने अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या कर दे और क्रांतिकारी बच निकले, परंतु इसके कारण आम जनता को परेशान किया गया। जब अंग्रेज अधिकारी को मार दिया गया क्रांतिकारियों के द्वारा
और तो क्रांतिकारी तो भाग निकले, लेकिन जो वहां की आम जनता थी, उन्हें अधिकारियों ने परेशान करना शुरू कर दिया। इस हत्या को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने अंजाम दिया था। इस हत्याकांड से क्रांतिकारी तो बच निकले, परंतु बता ही दिए आम जनता को परेशान होना पड़ा। पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ने असेंबली में क्या किया, बम फेंककर सैंडर्स की हत्या कर दिया। बाद में यह भावना फैल गई कि क्रांतिकारी भूमिगत निकल भागते हैं और अत्याचार जनता को भुगतना पड़ता। अंततः निर्दोष जनता की सहायता करने के लिए 2 सदस्य को अपराध कर गिरफ्तार करने के लिए भेजने का यह निर्णय लिया गया था, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को चुना गया था। समझ रहे हैं लाहौर षड्यंत्र केस क्या है। आगे चलते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1929 ईस्वी को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसमें इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है, लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज का जो मांग था यह कहां हुआ था? लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। तो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पूछा जा सकता है, तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्ष थे। चलते हैं इंपोर्टेंट और नेक्स्ट फैक्ट पे। और इसी में जो है कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता द्वारा देश भर में भारतीय तिरंगा फहराया गया और देशभक्ति की गीत गाए गए। पूछा जा सकता है कि प्रथम भारतीय झंडा कब फहराया गया? तो लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रथम झंडा फहराया गया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। स्वाधीनता दिवस जो है 2 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया। देखिएगा, स्वतंत्रता की घोषणा आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1930 को हो गया था। 26 जनवरी 1930 को यह घोषणा हुई थी स्वतंत्रता की। कांग्रेस ने भारतीयों से उस दिन बाहर आने और आज़ादी मनाने का आग्रह किया। जो कांग्रेस के नेता थे, लीडर थे, और भारत के लोगों से क्या आग्रह किया कि आप आइए, आज़ादी मनाइए। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा देश भर में भारतीय तिरंगा को फहराया गया और देशभक्ति के गीत गाए गए। आगे चलते हैं नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 ईस्वी से स्टार्टिंग हुआ था और 5 अप्रैल 1930 तक चला था। ये कितने दिनों का यात्रा था? तो ध्यान रखिएगा, 24 दिनों का ये यात्रा था नमक सत्याग्रह। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। ये सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। ब्रिटिश नमक अधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में 24 दिवसीय मार्च चलाया गया था। मतलब कि अंग्रेजों ने यह प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बनाएगा। नमक और नमक के बिना तो कोई सारा काम होगा नहीं। इसीलिए नमक कानून का विरोध करने के लिए, कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह चलाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, 24 दिनों का ये यात्रा था। तो नेक्स्ट प्रश्न पे जाने से पहले अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से वीडियो का सीरीज चलता रहे तो जल्दी से 500 लाइक इस वीडियो पर दे दीजिए, ताकि हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसे ऐसे कई सारे इंपोर्टेंट फैक्ट इस वीडियो में मिलेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को इनका पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ नोट्स तभी प्रोवाइड होगा जब वीडियो पे 500 प्लस लाइक आ जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चले। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नमक कर के खिलाफ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान लॉर्ड इरविन, कौन थे? लॉर्ड इरविन, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड इरविन
यहाँ के वायसराय थे। नमक मार्च को नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इसको ही आप नमक सत्याग्रह कहिए, दांडी मार्च कहिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में इनको जाना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। स्थान कहाँ था? जेम्स मतलब सेंट जेम्स पैलेस। क्या? सेंट जेम्स पैलेस। ये कहाँ है? लंदन में यह स्थान है। लंदन में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। इसका उद्घाटन कौन किए थे? जॉर्ज परचम। जॉर्ज परचम जी जो है इसका उद्घाटन किया था। जो अध्यक्षता कौन किया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड। रेमजे मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा, रेमजे मैकडोनाल्ड थे, ठीक ना, प्रधानमंत्री। इसमें प्रतिनिधियों की संख्या की बात करेंगे तो प्रतिनिधि थे 89। लंदन में आयोजित पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एक ऐसी वार्ता था ये जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को समानता का दर्जा दिया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, बता ही दिया, 12 नवंबर 1930 ईस्वी को से चल करके 19 जनवरी 1931 तक चला था। 19 जनवरी 1931, 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ था और 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला था। इस गोलमेज सम्मेलन में राजस्थान के 2 शासक सम्मिलित हुए थे। और ध्यान रखिएगा, इसमें कांग्रेस के कोई लीडर सम्मिलित नहीं हुए थे, यानी कि महात्मा गांधी जी जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे। और कौन वैसे व्यक्ति हैं जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे? तो वह है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 8 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसमें गांधी इरविन समझौता में जो है क्या हुआ था? ये गांधी इरविन पैक्ट, ये भी लंदन में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन से पहले 5 मार्च 1931 को जो है महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था। इस आंदोलन ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंत को चिन्हित किया। मतलब गांधी जी जो नहीं गए थे गोलमेज सम्मेलन में, उन्हीं को मनाने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें गांधी जी को समर्थन मिला और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए चले गए। आगे है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। 7 सितंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कम्युनल अवार्ड। ये इसको सांप्रदायिक पंचांग भी बोलते हैं। ये 16 अगस्त 1932 को हुई थी। 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड। इसकी इंपोर्टेंट फैक्ट जानेंगे तो भारत की प्रांतीय विधायिका में दलितों के प्रतिनिधित्व के बारे में 16 अगस्त 1932 ईस्वी को प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा ब्रिटिश संसद में घोषणा किया गया था कि कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक निर्णय के नाम से इसको जाना जाता है। यह अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति का ही एक उदाहरण है। फूट डालो और राज करो, इसी का एक क्या है? फूट डालो और राज करो, इसी का एक पार्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी थे और बी आर अम्बेडकर जी थे। इन दोनों के बीच पूना पैक्ट हुआ था। बी आर अम्बेडकर। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। भीमराव अम्बेडकर जी का मांग क्या था कि दलितों के लिए
पृथक निर्वाचक मंडल होनी चाहिए। और गांधी जी ये चाह नहीं रहे थे, दलितों को जो है हिंदू मानते थे और बोल रहे थे कि हिंदुओं के लिए एक अलग से निर्वाचक मंडल का स्थापना नहीं किया जा सकता है। इसीलिए दलितों को जो है मतलब इसी पैक्ट के तहत सीटों को दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलित के लिए केवल 71 सीटें निर्धारित की गई थी, जबकि पुनः समझौता के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई थी। इस समझौते के तहत विभिन्न प्रांतों में दलितों के लिए सीटें सुरक्षित कर दी गई। इसके अंतर्गत दलित के लिए बंगाल में 30 सीट, बंगाल में कितने सीटें थे? 30। पश्चिम बंगाल में 30 सीट। ध्यान दीजिएगा, मद्रास में भी 30 सीट, मद्रास में 30 सीट। उनके बाद मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में 20-20 सीटें, 20-20 सीटें मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में 20-20 सीटें। बिहार और उड़ीसा में 18 सीटें। इस प्रकार से कह सकते हैं टोटल 147 सीटों का जो है आवंटन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। हाँ, ये 17 नवंबर 1932 से कब तक चला था? 24 दिसंबर 1932 तक चला था। 24 दिसंबर 1932 तक जो है आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन चला था। गोलमेज सम्मेलन 1930 से 32 के दौरान ब्रिटिश भारत में लेबर पार्टी के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार विमर्श करने और संवैधानिक सुधार लाने के लिए आयोजित 3 सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी। ऐसे 3 सम्मेलन हुए थे। पहला तो बता ही दिए, दूसरा भी बता दिए और ये तीसरा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और लेबर पार्टी दोनों ने सम्मेलन में भाग नहीं लेने का फैसला लिया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन का प्रमुख परिणाम सरकार द्वारा जारी श्वेत पत्र था। इस पत्र के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। इसी के तहत 1935 जो अधिनियम आए इसी के तहत आए थे। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है मई 1934 ईस्वी को हुआ था। किसके द्वारा? जयप्रकाश जेपी नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। पटना में एक बैठक बुलाया गया था जिसमें कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। जयप्रकाश नारायण पार्टी के महासचिव थे। ये क्या थे? महासचिव थे। आगे चलते हैं, इसके सदस्यों के बारे में जानते हैं। तो प्रोफेसर अब्दुल बारी, पुरुषोत्तम, मीनू मसानी, कई सारे लोग थे जो इस पार्टी के सदस्य थे। 23 अक्टूबर 1934 ईस्वी को बॉम्बे में एक और सम्मेलन आयोजित किया गया था जहां उन्होंने अखिल भारतीय स्तर की कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। मतलब अखिल ऑल ओवर इंडिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी सोशलिस्ट पार्टी है उनका गठन 23 अक्टूबर 1934 1934 को जो है पूरे अखिल भारत यानी कि ऑल ओवर इंडिया में सोशलिस्ट पार्टी का जो है गठन किया गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। 1 मई 1939 ईस्वी को। मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया गया। मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग का एक दिवस था। इसमें हुआ क्या था? मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जब कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो केंद्र और प्रांतीय सरकारों का हिस्सा थे
ने भारतीयों से विधिवत परामर्श किए बिना दूसरे विश्व युद्ध में क्या किए, एक पार्टी बनाने का वायसराय का फैसला का विरोध किया। इसको बड़े पैमाने पर इसमें इस्तीफा दिया गया। इसीलिए कह सकते हैं मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। आगे चलते हैं, पाकिस्तान की मांग अब शुरू होने लगी है। 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग शुरू हुई। मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव को पाकिस्तान संकल्प के रूप में भी जानते हैं। इस प्रस्ताव में एक अलग मुस्लिम राज्य यानी कि पाकिस्तान का मांग किया गया। फजलुल हक द्वारा प्रस्तुत किया गया। फजलुल हक मतलब पाकिस्तान का जो मांग किया था, कौन किया था? फजलुल हक। ध्यान रखिएगा, फजलुल हक के द्वारा पाकिस्तान का मांग किया गया। सत्र 22 मार्च से 24 मार्च 1940 के बीच मिंटो पार्क, अब इकबाल पार्क हो गया, लाहौर में आयोजित किया गया था। स्वागत भाषण में जो है ममदोट के नवाब द्वारा दिया गया था और मोहम्मद अली जिन्ना का इसमें भाषण हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन आप जानते ही हैं 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को क्या हुआ था? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की गठन की गई थी। आगे चलते हैं, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव हुआ था। अगस्त प्रस्ताव में जो है भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो 8 अगस्त 1940 को शिमला में से एक बयान जारी किया जिसे अगस्त ऑफर के रूप में जाना जाता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग को सुरक्षित करने का एक प्रयास था और विंस्टन चर्चिल उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। पूछा जा सकता है अगस्त प्रस्ताव के टाइम 1940 में कौन थे प्रधानमंत्री? ब्रिटेन के चर्चिल जी थे। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो प्रस्ताव आया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बॉम्बे में मिली थी। इस पर प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक जनसंघर्ष की शुरुआत प्रस्ताव किया था। इसे वर्धा प्रस्ताव, क्या बोलते हैं इसको? वर्धा प्रस्ताव। वर्धा प्रस्ताव और नेतृत्व विहीन विद्रोह भी कहा जाता। उनका संदेश करो या मरो का था। मतलब कि इसी में जो है नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, करो या मरो। नेक्स्ट चलते हैं, शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन में क्या हुआ था? वायसराय लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक था। वेवेल था वायसराय तभी। वेवेल और जो ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेता थे उनके बीच बैठक हुआ था। चर्चा का क्या था? चर्चा का विषय इसमें 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ था और 14 जुलाई 1945 तक ये चला था। शिमला सम्मेलन विफल साबित हुआ। 25 जून 1945 को स्टार्ट 24 जून 1945 को स्टार्ट हुआ और 14 जुलाई तक, कब तक चला था? 14 जुलाई 1945 तक चला है। नेक्स्ट है नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना विद्रोह हुआ। इस क्रांति में पूर्ण हड़ताल शामिल है और पूरे भारत में पश्चिम से पूर्व तक इसको समर्थन मिला और 78 जहाजों और तट 20,000 से अधिक नाविकों इसमें शामिल थे। कितने? 78 जहाज थे। 78 जहाज और 20,000 से अधिक नाविक इसमें शामिल था। चलते नेक्स्ट, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई थी? 15 मार्च 1946 को। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। ये घोषणा किया था कॉमन हाउस मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को। 30 जून 1948 के बाद, कब? 30 जून
1948 के बाद जो सत्ता है वह भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी, हस्तांतरित कर दी जाएगी। यही विचार यह था। भारतीय इससे पहले अपने सभी मुद्दे सुलझा लेगा। उन्होंने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में नियुक्त करने की भी घोषणा किया। तत्पश्चात आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1942। 24 मार्च 1942 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में इटली सरकार द्वारा भारत भेजा गया। इसमें भेजा गया था। मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस, याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस थे और पैथिक लॉरेंस जी और एस्फोर्ड क्रिप्स और एक थे एवी अलेक्जेंडर। आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को हुआ था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हो गया 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। आगे अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। ये क्या था? 2 सितंबर 1946 को एक ब्रिटिश उपनिवेश से एक स्वतंत्र गणराज्य में देश के परिवर्तन की देखरेख के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 15 अगस्त 1947 तक ये चला था। अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे, कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष वायसराय और भारत की गवर्नर जनरल विस्काउंट वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधान सेनापति सर क्लाउड ऑचिनेल, ये आपका अंतिम सरकार के जो है सदस्य थे। आगे है माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना। उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिल गई। स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। 14 और 15 अगस्त 1947 के आधी रात को क्रमशः पाकिस्तान और भारत 2 नए देश अस्तित्व में आ गए। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। इस प्रकार से आपका लगभग 100 से 200 प्रश्न जो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो से कवर हुए हैं। वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, अपने नोटबुक में इसे नोट कीजिए और अगर आप लोग आगे का सीरीज चाहते हैं तो कमेंट करते रहिए।